नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। विधानसभा में आज बिजली फ्यूल सरचार्ज का मुद्दा गूंजा और विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार के सामने कई सवाल उठाए हैं। विधायक कालीचरण सराफ ने सदन में मुद्दे को उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 3 साल में 8 बार सरचार्ज बढ़ाया। विधायक कालीचरण सराफ के सवाल पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जवाब देते हुए कहा कि विद्युत नियामक आयोग सरचार्ज तय करता है। प्लांट को चलाने के खर्चे के आधार पर सरचार्ज तय होता है और कृषि बिजली कनेक्शन का सरचार्ज सरकार वहन कर रही है। मंत्री भाटी ने आगे बताया कि 2012-13 से लगातार सरचार्ज वसूला जा रहा है। हर 3 महीने में इसका आकलन होता है और आकलन के ही आधार पर सरचार्ज दरें बदलती रहती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के दौरान बिजली की को लेकर के बड़ी घोषणाएं की हैं। गहलोत सरकार ने राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के 60 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। इसमें 50 यूनिट तक बिजली खर्च कर रहे बीपीएल और छोटे घरेलू उपभोक्ता शामिल रहेंगे। और बड़ी बहस में आज इसी पर होगी चर्चा। क्या है ये पूरा मामला, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बिजली फ्यूल सरचार्ज के इस मुद्दे पर विधानसभा में हुए सवाल जवाब जरा आपको दिखाते हैं। आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि गत सरकार में 5 वर्षों में 5 बार फ्यूल चार्ज बढ़ाया गया और इस सरकार ने 3 वर्षों में 8 बार फ्यूल चार्ज बढ़ाया? दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि क्या यह सही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता कोयला और सस्ती गैस उपलब्ध हुई, जिसके कारण गुजरात और हरियाणा में फ्यूल सरचार्ज में कमी की गई और हमारे प्रदेश में बढ़ाई गई? इसका क्या कारण है? और तीसरा प्रश्न है कि खंड 1 में आपने फ्यूल सरचार्ज की अलग अलग समय में अलग अलग दर बताई है। ये दरें अलग अलग क्यों हैं? क्या इसके लिए विद्युत नियामक आयोग से दर निर्धारण से पूर्व स्वीकृति ली गई तो क्या, और नहीं तो क्यों? जो परिवर्तन होता है हर माह, उसके आधार पर ही वेरिएबल कॉस्ट का निर्धारण करते हुए नियामक आयोग के द्वारा दिए गए फार्मूले के आधार पर फ्यूल सरचार्ज का निर्धारण किया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका सरचार्ज का निर्धारण त्रैमासिक उपभोक्ताओं से लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि कृषि पर फ्यूल सरचार्ज राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और फ्यूल सरचार्ज हम नियामक आयोग के द्वारा दिए गए फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद ही करते हैं और इसमें इसका वेरिफिकेशन जो है वो स्वतंत्र ऑडिटर के द्वारा परीक्षण करवाने के बाद ही उपभोक्ताओं से बिलों के माध्यम से वसूल किया जाता है। उसके अलावा जो 5 सालों की बात कही है माननीय सदस्य ने, तो उसमें ये 2012-13 से लगातार फ्यूल सर्चार्ज उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है, हमेशा लिया जाता है और इसमें वेरिएबल कॉस्ट में जो भी अंतर आता है 3 महीने में, उसके आधार पर कभी कम यदि कॉस्ट आती है तो उसका कम फ्यूल सरचार्ज लगता है। किसी माह में अगर ज़्यादा कॉस्ट आती है कोयले की कीमत आदि में या ट्रांसपोर्ट में, डीजल आदि में, रेलवे के बारे में, तो उसके अनुपात में निर्धारित जो हमारा फॉर्मूला है उसके आधार पर ही। तो आपने यहां पर सवाल भी सुना और उस सवाल का जवाब भी आपने सुना। दरअसल फ्यूल सरचार्ज को लेकर के जो बढ़ोतरी की जाती है उसको लेकर के सवाल उठाया जाता है। सदन के भीतर इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा सवाल उठाया जाता है, दूसरी तरफ से जवाब भी दिया जाता है मंत्री भंवर सिंह भाटी के द्वारा। और भंवर सिंह भाटी ये कहते हैं कि समय समय पर मंथली इस पर शोध होते हैं, इस पर चीज़ें देखने के बाद अगर कैलकुलेटिव जो आंकड़ा आने के बाद उस पर जितना बोझ होता है या सरचार्ज जो है उसके हिसाब से तय किया जाता है और इसीलिए ये समय समय पर बदलता भी रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सदन के भीतर, वो इस बात का हवाला देते हुए कहते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम और जो क्रूड ऑयल है उसके दाम अगर कम हुए हैं तो इसकी वजह से भारत के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने फ्यूल सरचार्ज में कमी की है। लेकिन इस सब के बावजूद प्रदेश की सरकार ने फ्यूल सरचार्ज में इजाफा किया है। इसके पीछे कारण क्या है? तो ये कई चीजें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्षी खेमा प्रदेश के अंदर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। ना सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सड़क पर भी इसको लेकर के लगातार सवाल किए जा रहे हैं और जनता को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा वक्त में जो फ्यूल सरचार्ज है उसमें इजाफा करना ये आम जनता के ऊपर किस बोझ के तौर पर है, जब अलग अलग रूप में बढ़ रहे दामों की वजह से पहले से ही जनता त्रस्त है।
तो फ्यूल सरचार्ज में इजाफा आखिर किस बात के संकेत दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के यहां पर जो विधायक हैं वो जरूर इस बात को लेकर के सवाल उठाते हैं। जरूर ये पूछा जाता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्या अभी तक बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि मंत्री भंवर सिंह भाटी के द्वारा यह जरूर कहा गया है कि इस बार के बजट के अंदर किसानों को बहुत हद तक केंद्र में रखा गया है और उनको फोकस रखते हुए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि किए गए हैं। और सरकार ने 3 साल में 8 बार सरचार्ज बढ़ाया, इसको लेकर के सवाल किया जाता है कि आखिर 3 साल के अंदर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है कि 8 बार आपको फ्यूल सरचार्ज बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि विपक्षी खेमा लगातार सरकार से पूछ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री के द्वारा भी इस पर जवाब दिया गया था। उन्होंने बताया कि समय समय परिस्थितियों के आधार पर ऐसे जो फ्यूल सरचार्ज हैं वो उसमें इजाफा किया जाता है या उसमें अंतर आता है या बदलाव कर दिया जाता है। तो ये जो है कई चीजें हैं, लेकिन इन सभी के बीच में बिजली फ्यूल सरचार्ज को लेकर के सदन में ये मुद्दा उठता है। और चलिए जरा जल्दी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र मेघवाल कार्यक्रम में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा सवाल उठाया गया फ्यूल सरचार्ज को लेकर के। ये कहा गया कि 3 साल के भीतर 8 बार ये फ्यूल सरचार्ज में जो इजाफा किया गया, इसके पीछे कारण क्या है? हवाला ये दे दिया जाता है कि देश के दूसरे राज्यों के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर तो फ्यूल सरचार्ज के अंदर कमी देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार इसमें इजाफा कर देती है। वजह क्या है, कारण क्या है? राजेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही। मेघवाल साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? बताइए सर। चलो, हाँ बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, डिस्टरबेंस आ रहा है कंटिन्यूअस। हाँ, चलिए मैं एक बार फिर से अपना सवाल आप तक पहुंचा देता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदन के भीतर आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या आखिर कारण है, क्या वजह है कि देश के अंदर कई राज्यों के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर फ्यूल सरचार्ज में कमी कर दी जाती है, लेकिन प्रदेश की सरकार इसमें इजाफा कर देती है। कारण आखिर क्या है? देखिए, जैसा कि विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठा तो उसके बाद में ऊर्जा मंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया तो वो जवाब बिल्कुल लॉजिकल है। जवाब इसलिए लॉजिकल है कि जैसे कोयला है, परिवहन है या डीजल की जिस तरीके से रेट बढ़ती है, परिवहन की जो कॉस्ट बढ़ती है, उसके हिसाब से क्या है कि विद्युत नियामक जो आयोग है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, वो ही भाव तय करता है। तो उसमें सरचार्ज वगैरह जो भी बढ़ते हैं तो उसी के अनुसार बढ़ते हैं। तो ये तमाम बातें जिसके अंदर कंपनियों का जो भी वो है, इसमें सरकार का कोई वो नहीं है और ये कंपनियां ही तय करती है। जो नियामक आयोग है वही उसका सरचार्ज के दरें तय करता है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। उसके अलावा जो किसानों का है या जो छोटे उपभोक्ता है उनके लिए सरकार ने निश्चित रूप से नहीं, लेकिन बीजेपी तो इसको पॉलिटिकल इशू बना रही है ना। वो ये कह रही है कि इससे जनता प्रभावित हो रही है, तो रियायत देने, इससे प्रभावित तो जनता हो रही है। तो सर जनता प्रभावित तो आप देखिए ना, जनता प्रभावित हो रही है तो तेल कंपनियां जब मतलब तेल कंपनियों का भी तो आप देख सकते हैं ना, जिस तरीके से आज पेट्रोल और डीजल की बात है उसके अंदर, और जिस तरीके से जनता के साथ छलावा केंद्र की सरकार कर रही है। 120 दिन से ज्यादा समय चुनाव का होता है तब वो रुपया नहीं बढ़ाते, जैसे ही 10 तारीख आएगी उसके बाद आएगी। तो यहाँ पर ऐसा घालमेल का खेल राजस्थान की सरकार नहीं करती। राजस्थान की सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात करती है। तो जो आपका जो रेगुलेटरी कमीशन है वही इस भाव को तय करता है। इस भाव के अंदर कोई भी नहीं है। जबकि केंद्र की सरकार जब चुनाव होता है तब बिजली मतलब इसके आपके फ्यूल जो कि आपका क्रूड के भाव बढ़ते हैं या घटते हैं तो भी उसका असर नहीं डालती, और उसके बाद में वो जिस तरीके से भावों के अंदर घालमेल करती है, तो घालमेल करने का काम केंद्र का और भाजपा की सरकारों का है। तो राजस्थान सरकार इस तरीके का कोई भी नहीं करती। और जो हमारा प्रायोरिटी उपभोक्ता है, चाहे छोटा उपभोक्ता है, चाहे मध्यम है या किसानों को है, तो उसके ऊपर सरचार्ज का भाव राजस्थान सरकार ही वहन करेगी। हाँ। नहीं, मेघवाल साहब एक चीज तो बताइए ना, 3 साल में 8 बार अगर सरचार्ज में इजाफा कर दिया जाता है तो इसका भुगतान तो जनता को ही करना है, और ये बढ़ता हुआ सरचार्ज जो है उसमें कुछ कमी, आप ये कह देंगे कि साहब ये तो जो कंपनियां हैं वो अपने स्तर पर कर रही हैं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, तो क्या ये सब कुछ होने देंगे क्या?
नहीं नहीं, आप देखिए ना, जो बिजली कंपनियों का घाटा है तो उस घाटे को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर जितना भी बेहतर कर सकती है किया। आपने देखोगे इस बजट के अंदर भी जो छोटे उपभोक्ता है, या करीबन 1 करोड़ 18 लाख उपभोक्ता है इस प्रदेश के, उन सभी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की कोशिश की गई। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके अंदर सरकार ने राहत दी है। और कृषि उपभोक्ताओं का आपको पता है, जब से हमारी सरकार आई, कृषि के ऊपर हमने जो भी टैरिफ को बदलने नहीं दिया। तो सरकार ने हमेशा कृषि और जो हमारा उपभोक्ता है उसको हमेशा प्रायोरिटी में रखा है। और जो भी सरचार्ज के जो तय करते हैं, आपको जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो ही ये भाव तय करता है। तो सरकार की इसमें भूमिका नहीं है। चलिए, तो यानी कि अभी कुछ समय के लिए तो, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार की भूमिका नहीं है, यानी कि अगर सरचार्ज में इजाफा हो रहा है तो ये इसी तरीके से होगा, लेकिन कितना होगा, कब तक होगा, ये वाकई में बड़ा सवाल है। और इसीलिए सदन के भीतर विपक्षी खेमा इसको लेकर के सवाल उठा रहा था। और सरकार की तरफ से हालांकि ऊर्जा मंत्री के द्वारा इस पर जवाब भी दिया गया। लेकिन सर, सवाल तो ये है कि अगर इसी तरीके से सरचार्ज में इजाफा होता रहा, आप तो कह रहे हैं कि ठीक है इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन साहब कब तक ये बढ़ेगा? इसका असर तो पड़ेगा ना, बढ़ते रहेगा। अगर कंपनियां ऐसी बढ़ाते रहेंगी तो बढ़ने देंगे क्या? शुभेंदु जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल राजेंद्र जी। हेलो राजेंद्र जी, आपसे सवाल है। हाँ, मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये जो मैंने यही, जैसा कि शुरू में भी बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वही इन भावों को तय करता है। इसके पीछे जो मैंने आपको लॉजिक दिया कि प्लांट के ऑपरेशन की कॉस्ट है प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, उसके साथ में आप इस चीज को भी देखिए, चाहे कोल है, चाहे डीजल है, चाहे परिवहन की जो कॉस्टिंग है, उस कॉस्टिंग के अनुसार ही ये जो टैरिफ है या जो सरचार्ज की दरें तय की जाती है। तो इस दरें तय करने के अंदर मैं आपको ट्रांसपेरेंसी से बता रहा हूं कि जो अथॉरिटी या जो कमीशन इस चीज को डिसाइड करता है वही वो डिसाइड कर रहा है। और मतलब बिल्कुल ये हर 3 महीने के अंदर इनको रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करते हैं तो उसके अनुसार ही वो चीजें तय होती है। जी चलिए, रिव्यू करने की बात आप कर रहे हैं, और रिव्यू करने के बाद ही सरचार्ज में इजाफा होता है या कमी लाई जाती है, वो उसी आधार पर होता है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये कंपनियों के आधार पर होता है। अलग से आयोग है जो कि इस पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता है, और विद्युत नियामक आयोग जो कि लगातार ये देखता है कि खर्चा कितना है, और उसी के आधार पर ये सब कुछ चीज़ें बैलेंस की जाती हैं। आज अब जरा इन चीजों को समझ लेते हैं। जो बड़े आरोप लगाए गए हैं सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार के ऊपर, जरा उन आरोपों को भी जरा समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता मुराद अली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आ चुके हैं। सर मुराद अली साहब, मैं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। सरकार की तरफ से बार बार कह दिया गया, आपने तो उठा दिया सवाल कि 3 साल में 8 बार आपने सरचार्ज बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि सरकार के हाथ में तो है नहीं, ये कंपनी है या फिर आयोग कह लीजिए कि वो जो है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता है, और उसके आधार पर वो जो सरचार्ज है उसमें चाहे वो इजाफा होता है या कमी होती है वो तय करता है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? शुभेंदु जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं, इसमें नियामक का और आयोग का रोल है। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि आयोग ने तो सरकार से ये भी कहा है कि आप जो है बिजली चोरी और जो छीजत है इसको आप 15% तक घटा के लाइए। ठीक है, सरकार ने क्या किया, आज का राजस्थान की प्रदेश की जो बिजली चोरी और छीजत का जो अनुपात है 22.46% है। शुभेंदु जी, इनके कहने मात्र से कुछ नहीं होगा कि हम आयोग की बात मान रहे हैं, आयोग जैसे कह रहा है वैसे कर रहे हैं। आयोग ने तो ये भी कहा है कि छीजत कम कीजिए, आयोग ने यह भी कहा कि चोरी पे लगाम लगाइए। इनका ईसी एक्ट अधूरा पड़ा है आज भी। इनकी टीम और टास्क फोर्स कर क्या रही है? सबसे बड़ी बात है आयोग का झूठा बहाना ले रहे हैं ये। आप मुझे ये बताइए शुभेंदु जी कि इन्होंने एक नियम बना रखा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप जो है बिजली की शिकायत दर्ज कराएंगे, चोरी की शिकायत दर्ज कराएंगे, या बिजली नहीं आ रही है, बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है, इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। मान लीजिए हॉस्पिटल में आप खड़े हैं, बिजली नहीं आ रही है, किसी मॉल में हैं आप, ठीक है, उसकी शिकायत कैसे रजिस्टर्ड होगी? कैसे पता चलेगा कि इस संस्था का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है? तो पहले तो इन्हें इस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा कि बिजली चोरी की सूचना मिले, बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है, इसकी सूचना मिले तो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की अनिवार्यता को खत्म करना होगा, ताकि इनके पास में जो है बिजली चोरी के सही आंकड़े सामने आ सके, समय पर सूचनाएं आ सके।
तो शुभेंदु जी इनके कहने का कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं साहब सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार 2200 करोड़ रुपया बिजली कंपनी मांगती है राजस्थान की प्रदेश सरकार में। 2200 करोड़ रुपए के बिजली के बिल बकाया चल रहे हैं आप में। आपके सरकारी दफ्तरों के बिल 2200 करोड़ रुपए के बाकी चल रहे हैं। आप उन 2200 करोड़ को चुका के कम से कम इस घाटे से बिजली बोर्ड को ऊपर तो लाओ। जरा जवाब ले लेते हैं मेघवाल साहब, जरा जल्दी से रिएक्शन दीजिए इस तो पर शुभेंदु जी, कि जो सरकारी जो डिपार्टमेंट जी। है उनका इतना लंबा चौड़ा अगर बिल है, सरकार के पास पैसे के अभाव है, कमी है, या क्यों आखिर ये अभी तक पेमेंट नहीं की जा रही है? सुनिए शुभेंदु जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात करूं, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ये जैसे कह रहे हैं कि जैसे 2018 से पहले इनकी सरकार थी नहीं। तो ये इस चीज को तो देखें ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ साथ पहले भी तो बकाया रहे होंगे, तो पहले इन्होंने रेवेन्यू प्राप्त करने के क्या किए? राजस्थान सरकार ने तो लगातार रेवेन्यू प्राप्त करने के, चाहे चोरी पकड़ने के मामले हो उनमें किया, चाहे जो हमारा ट्रांसमिशन लॉसेज थे, जो वो लॉसेज भी लगातार कम किए। 3 सालों के अंदर लगातार इन लॉसेज पे काम हुआ है। राजस्थान अभी बेहतर प्रबंधन करने, आपको पता है जगह जगह पे जीएसएस बनाने की बात हो, गाँव के अंदर जीएसएस बना दिए, उसके अलावा सब ग्रिड सब स्टेशन जितने भी बनने थे वो बने। तो ये तमाम तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी सुधार होने चाहिए थे वो डिस्ट्रीब्यूशन के सुधार हुए, ट्रांसमिशन के सुधार हुए। तो उन सुधारों के बाद में करीबन 0.25% के आसपास की जो टीएनडी लॉसेस थे वो पिछले 3 वर्षों में कम हुए। तो यहां ये बात कहने की, और दूसरा जो भी चोरी के जो आंकड़े थे या चिज्जत के जो आंकड़े थे उनमें भी लगातार रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए सरकार लगातार कर रही है, या उनको जो भी कोरोना काल के अंदर भी उनके जो पुराने बिल थे उनके अंदर भी उनको एकमुश्त जमा कराने पर उनको जो बेनिफिट देना चाहिए इंडस्ट्री वालों को या किसी को भी, तो वो भी लगातार राजस्थान सरकार दे रही है। तो सरकार हमेशा से अपने उपभोक्ता के साथ में पूरी तरीके से खड़ी है। और आपने अभी देखा होगा इस बजट के अंदर भी जो हमारा आम उपभोक्ता है उसमें सरकार ने सर एक बात का जवाब दीजिए सर। सुनिए किसानों के एक सवाल का जवाब दीजिए। बनी थी तो उस वक्त ठीक है, मान लिया पहले की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ठीक है सर, सरकारी जो विभाग थे उन्होंने बिजली बिल का पेमेंट नहीं किया, मान लिया आपकी बात, लेकिन अब तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार की तो इच्छा शक्ति है, क्यों नहीं वो पेमेंट करवा लेते हैं? क्यों नहीं उन विभागों को बोलते हैं? नोटिस तो दे दिया जाता है ना बिजली विभाग की तरफ से, लेकिन क्यों नहीं उसके बावजूद भी बिल भरे जाते हैं? देखिए शुभेंदु जी ये जो मामला है इंटर डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशन का है या इंटर डिपार्टमेंट जो भी मैटर्स हैं, तो उनके ऊपर बिजली विभाग के लोग उनको लिखते हैं और उसके बाद में जो भी उनका कम्युनिकेशन होता है उसको अपन अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते किस डिपार्टमेंट का कितना है। तो निश्चित रूप से अगर उनको अपने रेवेन्यू के अंदर या पुराने जो बकाया है उनको लेने के लिए वो सरकार को या किसी भी सरकारी विभाग को लिखते हैं, तो वो सरकारी विभाग उनको बकाया जो भी तरीका है उनके पास भी जो भी है, राजस्थान सरकार उनको लगातार अलग अलग मदों में जो बजट देती है उस बजट के अनुसार वो अपने भुगतान करते हैं और पुराने जो बकाए हैं उनको भी समयबद्ध तरीके से उनको पूरा किया जाता है। जी मुराद अली जी, जल्दी से एक रिएक्शन। ये पुराने जो बकाए हैं ना, ये एक बड़ा कारण बन चुके हैं। ये जो बैकलॉग बनता चला आ रहा है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि अब बिल चुकाएं तो कैसे चुकाएं? शुभेंदु जी ये कह रहे हैं कि ये जो है डिपार्टमेंट बिजली बोर्ड को चिट्ठी लिखेगा या बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखेगा तब इनको पता चलेगा। ये इनकी संवेदनशील सरकार का एक नमूना समझिए। एक चिट्ठी लिखते हैं सोनिया गांधी जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी, कि छत्तीसगढ़ जो है हमें परसा कोल का कोयला आवंटन नहीं कर रहा है, हमें खनन की मंजूरी नहीं दे रहा है। शायद मुख्यमंत्री जी उस समय ये भूल जाते हैं कि इस वक्त राजस्थान इसमें हिंदुस्तान की जो सरकार है उसमें प्रधानमंत्री सोनिया जी नहीं है, मोदी जी है। ये चिट्ठी मोदी जी को लिखते, सरकार इनकी छत्तीसगढ़ में शुभेंदु जी परसा कोल आवंटन हो रखा है राजस्थान सरकार को, उसके खनन की मंजूरी नहीं मिल रही है, राजस्थान सरकार है, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में। वो बात ये न जनता को नहीं बताएंगे, प्रदेश की जनता को, कि हमें राजस्थान की दूसरी सरकार सहयोग नहीं कर रही है। इधर यूपी में सरकार भारतीय जनता पार्टी की 42 लाख टन कोयला इनको दे चुकी है राजस्थान प्रदेश को, ये बात भी ये नहीं बताएंगे। ये सारे आंकड़ों का मकड़ जाल है। देखिए कालीचंद सराफ जी ने, हमारे विधायक जी ने, सम्मानित विधायक जी ने जब इनसे लेकिन पूछा, आप भी नहीं बताएंगे ना, साल में 3 आप भी ये नहीं बताएंगे कि पिछला जो बकाया था वो आखिर क्यों नहीं पूरा करवाया गया, आप भी तो नहीं बताएंगे ना। ये देखिए
शुभेंदु जी, पिछले बकाये की स्थिति और आज की तुलना करके अगर आप देखते हैं तो राजस्थान सरकार ने पिछले बार जो डिमांड और सप्लाई का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछली बार की तुलना में 24 घंटे बिजली देने की बात करने वाले मेरे कांग्रेस के मित्र ये नहीं बताएंगे कि वो 24 घंटे बिजली देने का वादा कब पूरा हुआ इनका। किसानों को बिजली देने की जो बात इन्होंने की थी, जाड़े की ठंड में रात को किसान ने पाणत की, किसानी की, इस बात का कोई जवाब नहीं है कांग्रेस के पास में। इतने संवेदनहीन मुख्यमंत्री जो गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत बताए जाते हैं, इनकी पार्टी जैसा प्रचार और प्रसार करती है। शुभेंदु जी, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मुख्यमंत्री आवास पर तो जनता पहुंच रही है आभार व्यक्त करने के लिए। आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन, आप कह रहे हैं संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं। नहीं, जनता तो सड़कों पे भी है। हाँ। जनता तो शुभेंदु जी सड़कों पे भी पहुंच रही है, विधानसभा का घेराव भी कर रही है। ये भी आपने देखा होगा। किसानों की कर्ज माफी का मामला हो, चाहे इनके ऋणों की बात हो, चाहे रिट के सीबीआई जांच की मांग हो, तो युवा भी पहुंच रहा है, किसान भी पहुंच रहा है, विधानसभा का घेराव हो रहा है। ये भी आपने देखा होगा। जरा जल्दी से काउंटर ले लेता हूं मैं, मेघवाल साहब जरा जल्दी से जवाब तो दीजिए। शुभेंदु जी, हाँ। इनकी कथनी और करनी ठीक में फर्क है, वापस लौट रहा हूं सर, वापस लौट रहा हूं। मेघवाल साहब जवाब देखिए शुभेंदु जी, मैं बता रहा हूं कि हमने 23 तारीख को बजट पेश किया और उसके बाद में 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरक मांगे थी, उनके ऊपर भी जवाब पेश किया। विपक्ष ने कहीं पर भी कोई भी जो भी बात करी, उनकी हर बात का जवाब दिया। और अगर बजट की हम तुलना करते हैं राजस्थान सरकार के बजट की, तो राजस्थान सरकार के बजट की हमको केंद्र सरकार के बजट से तुलना करनी चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि राजस्थान सरकार ने एक लोक कल्याणकारी और जनता के हितैषी बजट को पेश किया। उसके उलट आप केंद्र सरकार के बजट देखोगे तो उसमें कहीं पे भी आम आदमी के लिए या किसानों के लिए या कर्मचारियों के लिए या युवाओं के लिए, ना बेरोजगारों के लिए, ना मरीजों के लिए, ना किसी के लिए कुछ भी नहीं था राजस्थान सरकार। और आपको मैं फिर बता दूं कि 23 तारीख से लेके आज तक आज कोई दिन ऐसा नहीं निकला है जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 से 15 हजार लोग डेली ना मिल रहे हों। आज मुझे एक बात बता दी, किसी भी दिन की हेडलाइन में 23 तारीख से लेके आज तक ये कह रहे हैं, हमारे मित्र कह रहे हैं मुराद भाई कि ऐसा है वैसा है। अरे भाई आप ये बताइए ना, आप सदन में आप कुछ बोल नहीं पाते, सड़क पे आपका कोई आधार नहीं है, और जहां तक बात केंद्र सरकार से जो चीजें लाने की है उस पर बात कीजिए। और कोल संकट के लिए जो भी चीजें हालात जो राजस्थान में पैदा हुए, मैं फिर आपको बता दूं कि राजस्थान में जिस तरीके का हमारा जो आपका भौगोलिक स्थिति है या जो हमारा क्षेत्रीय असंतुलन है कि दूर दराज का एरिया है, हम बिजली की जो डिलीवरी करते हैं, कोई भी हमारे को सर्विस अगर डिलीवर करनी होती है तो उसमें हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। आज हमारे जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो भी इलाके हैं, जिस तरीके से हमारा ग्राउंड लेवल बहुत नीचे जा चुका है पानी का, तो उसकी वजह से हमें जोधपुर विद्युत वितरण के अंदर हमारे को बिजली की किसानों के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। तो भी सरकार ने यह कोशिश की कि किसानों को बढ़ते हुए बिजली का या जो कंपनियां जो बढ़ाती है उनका खर्चा राजस्थान की सरकार वहन कर रही है। और इस बजट में तो राजस्थान ने अपने 1 करोड़ 18 लाख उपभोक्ताओं का भी जो व्यय है, या आपको पता होगा 50 यूनिट तक फ्री दी, फिर 150 तक ये 3 रुपए, उसके बाद में 2 रुपए तक की सब्सिडी दी। तो जो उपभोक्ता है, हमारा घरेलू उपभोक्ता है करीबन 1 करोड़ 18 लाख, तो उनको राहत देने की कोशिश की है। तो सरकार हमेशा से, और जो सरचार्ज के जो बढ़ने की जो मैकेनिज्म है उसके लिए मैंने आपको बताया, और जैसा कि हमारे ऊर्जा मंत्री ने भी सदन के अंदर बताया, उसके अंदर फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखो घालमेल बिल्कुल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, पारदर्शिता की बात है। इसके उलट मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र की सरकार, आज आपको पता होगा कि 5 राज्यों के चुनाव है, 10 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, और आपको पता 120-25 दिन से अधिक का समय हो गया, 1 रुपया 1 पैसा नहीं बढ़ाया। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे ये बढ़ाएंगे। तो ये धोखा देने की जो प्रवृत्ति है ना, ये भाजपा की या केंद्र सरकार की है कि उपभोक्ता को आज यहां पर टैरिफ के साथ में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चाहे आप पेट्रोल डीजल की बात करो, चाहे गैस, क्या जनता को उनके हाल पर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? अगर सरचार्ज में लगातार इजाफा हो रहा है तो क्या उसको, अगर आप ये कह करके छोड़ देंगे कि आयोग अपने हिसाब से निर्धारित करता है, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो क्या जनता को उनके हाल पर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? सरचार्ज इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, क्या जनता को इसमें राहत मिल पाएगी? मैं वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जरा वापस से इसी सवाल के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा कि आखिर वजह क्या है, कारण क्या है, और सरचार्ज में जो तेजी के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है 3 साल के अंदर 8 बार जो जिसमें बढ़ोतरी हुई है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और बार बार जब ये कहा जा रहा है कि जनता हितैषी ये सरकार है, तो सरचार्ज में इजाफा और इससे पल्ला झाड़ने का जो बयान है, आखिर क्या सही है? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बड़ी बहस में। और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। दरअसल सदन के भीतर विपक्षी खेमा बराबर सवाल उठाता रहा है और सरचार्ज में जो इजाफा हो रहा है उसको लेकर के सदन के भीतर जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा सवाल उठाया गया, सदन के भीतर ये मुद्दा उठाया गया, तो अब इसी को लेकर के बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने 3 साल में 8 बार सरचार्ज में इजाफा किया। अब सवाल यहां पर यह है, ब्रेक पर जाने से पहले भी मैं ये जानना चाह रहा था कि 3 साल के अंदर ये 8 बार जो सरचार्ज बढ़ाया गया, आखिर इसकी वजह से, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन क्या जनता को आप उनके हाल पर छोड़ देंगे? अगर विभाग या कोई भी आयोग अगर अपने हिसाब से दामों में फेरबदल करता है या उसको निर्धारित करता है तो इसका असर जनता पर पड़ रहा है। तो जनता को जो दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है उसको आप पड़ने देंगे, उसको हटाएंगे नहीं, उनको रोकेंगे नहीं? ये दाम कब तक बढ़ेंगे मेघवाल साहब? देखिए शुभेंदु जी, जैसा मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि जो भी सरचार्ज के तौर पे जो बढ़ते हैं, जो प्लांट ऑपरेशन की कॉस्ट आती है या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है, चाहे फ्यूल जो कि हमारा कोल में जो कोल के रूप में फ्यूल आता है या जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डीजल की जो कॉस्टिंग बढ़ती है, उसके अनुसार जो बिजली खरीद होती है उसमें जो टैरिफ में जो फर्क आता है, उस फर्क को सरकार जो कॉमर्शियल पार्ट है उस कॉमर्शियल पार्ट में सरकार बढ़ाती है। लेकिन जो आम उपभोक्ता है या जो किसान है या कृषि हमारे बिजली उपभोक्ता हैं, उनके लिए उनका जो वहन है, उनका जो वजन है वो सरकार ही वहन करती है। तो यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से अपने जो प्रायोरिटी जो हमारा उपभोक्ता है उसका सरचार्ज भी सरकार वहन करती है। और जबकि दूसरा कॉमर्शियल पार्ट है, तो कॉमर्शियल पार्ट के अंदर अगर बढ़ता है तो उनको और जो कंपनीज है वो कंपनीज ही ये चीजें तय करती है, या जो विद्युत नियामक जो आयोग है वो ये टैरिफ के अंदर या हर 3 महीने के अंदर वो इन चीजों को रिव्यू करता है। और ये 2012 से लगातार ये चीजें रिव्यू करने के बाद बढ़ाई जाती है। तो आप इस चीज को देखिए ना, आज चाहे पेट्रोल और डीजल की बात हो, हर दिन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं या घटते हैं, तो इसके अंदर भी तो उपभोक्ता करोड़ों उपभोक्ताओं पे असर पड़ता है। तो सरकार उस तरफ कभी भी ध्यान नहीं देती। अभी मैं जैसा आज पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार जीएसटी की जो स्लैब है 5% से बढ़ाकर 8% में करने वाली है, उसके अंदर हमारी तमाम घरेलू उपभोग की चीजों के अंदर फर्क पड़ेगा। तो केंद्र की सरकार किसी भी तरीके की रियायत जो आम उपभोक्ता है, हमारा छोटा उपभोक्ता है, चाहे खाने के तेलों में देने की बात हो, चाहे दूसरी जो दालें हैं या ग्रेन्स हैं उनके ऊपर जो देने की बात हो, ये तमाम आपको पता है हमारी जो जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं वो भी उसके अंदर आती है। जो हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि बड़े गंभीर रोगों के मरीजों को लगते हैं, उनके लिए भी सरकार जो जीएसटी का, आपको पता कोरोना काल के अंदर जो हमारी जीवन रक्षक दवाइयां थी उन या जो उनके उपयोग में आने वाली चीजें थी उसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने जीएसटी का पैसा वसूला है। तो आप इस चीज को देखिए ना, आपदा काल के अंदर भी केंद्र की सरकार ने आम आदमी को या गरीब को या मरीज को या जो भी लोग इस वक्त संकट में थे उनके ऊपर जिस तरीके का बोझ लादा, तो उसके उलट मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान की सरकार अगर सरचार्ज का भार किसानों पे ना पड़े, उसका उनका जो वहन है वो राजस्थान की सरकार जनता तो दबी रही है ना इस बोझ में, चाहे वो केंद्र के द्वारा हो या प्रदेश के द्वारा हो। मैंने आपको बताया ना कि नहीं सर, हम राजस्थान की सरकार, आप देखिए राजस्थान की सरकार के स्रोत मतलब जो आय के स्रोत हैं बहुत ही मतलब सीमित हैं। सीमित संसाधनों के अंदर किस तरीके से उपभोक्ताओं को फायदा देना चाहिए या आम जन को फायदा देना चाहिए, हम सरकारी जो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं उन योजनाओं को भी लगातार, और किसी क्षेत्र की बात हो चाहे नौकरी देने की बात हो, उन सब चीजों के अंदर हम राहत देने के ऊपर विश्वास करते हैं। और हम अपने सीमित संसाधनों उम्मीद की जाए कि इसमें कुछ हद तक राहत मिल पाएगी लगातार। दूसरा सुनिए, दूसरा बजट वर्ष है, उसके अंदर आज इस डिबेट के जरिए बता दीजिए ना, ऊपर जो हमें केंद्रीय सहायता मिली थी लगातार दूसरे बजट में घटी है। जी बताइए, इस डिबेट के जरिए बता दीजिए जनता को राहत मिलेगी कि नहीं। अगर आज आप ये कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, राहत देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये बढ़ता हुआ सरचार्ज में कुछ हद तक राहत मिलेगी? नहीं, दे रहे हैं ना निश्चित। देखिए मैं एक आपको बता रहा हूं, बिजली क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं, बिजली क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं, और जो हमारा घरेलू उपभोक्ता है
जिसके अंदर भी आप देखेंगे लगातार सोलर की तरफ जो आपको बैक टू ग्रिड वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर रूफटॉप सोलर को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो उसके बेसिस पे हमारा जो हमारी थर्मल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, और उस कम होने के साथ साथ फिर चलिए बड़े सुधारों के लिए, ठीक है, बड़े सुधारों के लिए हमारे यहाँ पर बड़ा जो सरचार्ज है वो होंगे, तो चुकाना भी निश्चित पड़ेगा, रूप से क्योंकि सुधार भी करना है, तो ये भी बड़ा जरूरी है। मैं जरा इसमें मुराद अली साहब को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। मुराद अली साहब, ये जरा बताइए, कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव तो हो रहे हैं ना, अब बिजली के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए कैसे काम हो पाएगा? पैसा तो जरूरी है ना उसके लिए, अब पैसा आएगा कहाँ से? तो अलग अलग जरियों से ही आएगा। अब इसके लिए सरचार्ज में भी इजाफा किया गया है, परिवर्तन तो होते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं सरकार के द्वारा बहुत हद तक जो दूसरे माध्यमों के जरिए कोशिश की जा रही है कि राहत मिल पाए। लेकिन यहाँ पर जो आप बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि 3 साल के अंदर 8 बार जो इजाफा कर दिया गया, तो साहब ये भी तो देखिए कि परिवर्तन भी हो रहे हैं, बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं मेघवाल साहब। शुभेंदु जी, कमजोर सरकार से कमजोर सरकार से आप ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। कमजोर इच्छा शक्ति की सरकार है, पूरा प्रदेश समझ रहा है। आपके पास में, इस सरकार के पास में न तो कोयले का उत्पादन की कोई इनके पास रणनीति और रूपरेखा है, इनके पास पर्याप्त भंडारण भी नहीं है। अब छत्तीसगढ़ सरकार का रोजना कहाँ रोए? छत्तीसगढ़ सरकार अगर हमारी होती, भारतीय जनता पार्टी की होती, जब तो ये कहते साहब परसा कोल जो है वहां से हमें खनन की मंजूरी नहीं मिल रही, वहां का वन विभाग भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, इनकी वहां सरकार, इनके वहां के मुख्यमंत्री। अब आप मुझे ये बताएं शुभेंदु जी, ये कह रहे हैं हम ये प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, इनके प्रयास कहां से होंगे? ये सरकार बचाने में लगे हुए हैं दिन रात। इनकी सारी सरकार होटलों में कैद हो जाती है आए दिन। आप भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सबको पता है। इन्हें कोयले की फिक्र नहीं, इन्हें बिजली उत्पादन का पता नहीं, इन्हें तो ये भी पता नहीं है अभी तक। डर भी तो बीजेपी से ही है ना। बार बार ये जी नहीं, ये तो खामखा का डर है। हाँ। आप विकास की काम करें, जनता को पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सबको पता है। आपके मंत्री क्या बोल रहे हैं, आपके विधानसभा में आपके विधायक क्या नारे लगा रहे हैं। आप ध्यान भटकाने के अलावा बेसिक बात पे बात नहीं करेंगे। आज ये इनसे पूछिए कि इन्होंने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, उस वादे पे कितने खरे उतरे? किसान मेरा कहां क्या कर रहा है? किसान कर्ज माफी से मर रहा है, किसान कर्जे से मर रहा है, किसान बिजली के जो है बिल नहीं चुका पा रहा है। रात को आप ये बिजली देते कड़ाके की ठंड में, शुभेंदु जी पूरे प्रदेश ने देखा, कड़ाके की ठंड में इन्होंने बिजली दी। दिन में बिजली नहीं देते उस खेती की किसान को, और रात को उस किसान ने जाके किसानी की। तो इनकी संवेदनशीलता कहां मर गई उस दिन जब वो किसान रात को किसानी कर रहा था? श्री गंगानगर में किसान आत्महत्या कर रहा है, भीलवाड़ा का किसान आत्महत्या कर रहा है। वो आंकड़े सरकार नहीं देगी, वो आंकड़ों पे सरकार रोशनी नहीं डालेगी। आज नहीं, आंकड़े साहब एक चीज तो बताइए ना मुराद जी, ये आंकड़े के अभी सामने आए, इससे पहले तक नहीं होती थी आत्महत्याएं? क्या किसान इससे पहले तक खुशहाल था? किसानों के सामने परेशानी आज से ही शुरू हुई है क्या? किसान देखिए, इससे पहले की सरकार भी तो थी ना, इस सरकार में तब ऐसे आंकड़े सामने नहीं आते थे, तब उनकी चिंता नहीं होती थी आपको? इस सरकार अभी नहीं चिंता थी। आप मैं बताऊं शुभेंदु जी, चिंता थी, चिंता है, चिंता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी आज अभी आंकड़े पेश कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल सीमावर्ती इलाकों में, राजस्थान स्टेट के सीमावर्ती इलाकों में 1000 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं शुभेंदु जी। सरकार का वेट की ओर ध्यान ही नहीं है। आज स्टेट जो है राजस्थान के पास में जो इस दूसरे पड़ोसी स्टेट हैं, हरियाणा की सरकार ने वेट कम कर रखा है, तो पड़ोसी राज्यों से जो है पेट्रोल डीजल ले रहे हैं। तो वहां पर जो पेट्रोल पंप है जो राजस्थान की बॉर्डर पे है, उनसे पेट्रोल कौन लेगा, डीजल कौन लेगा? 1000 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। इस सरकार का ध्यान उस व्यापारी वर्ग की ओर भी नहीं है। मैं आपको बताऊं शुभेंदु जी, सरकार कमजोर हो चुकी है, हर मोर्चे पे विफल है। फ्यूल सरचार्ज की बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र कि साहब 3 महीने में एक बार फ्यूल सरचार्ज रिवाइज होता है, तो 12 महीने में तो 4 बार ही होना चाहिए। आपके यहाँ तो 8 बार हो गया। और फ्यूल सरचार्ज को ऐसे भी समझना होगा शुभेंदु जी, फ्यूल सरचार्ज एक्चुअल में टेंटेटिव होता है, पहले से तय होता ही नहीं है।
इसको बाद में ये होता है कि इसमें कितना कॉस्ट आया कितना नहीं आया, उसके बाद उस बिल के साथ लिया जाता है उपभोक्ता से। लेकिन आप तो 8 बार चुक रहे हैं, तो उस उपभोक्ता को आपने खून चूसने की मशीन बना रखा है। उस उपभोक्ता से आप जो है नाजायज वसूली कर रहे हैं और विधानसभा में बेशर्मी के साथ यही तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं ना कि केंद्र की सरकार भी तो यही कर रही है। महंगाई से राहत कहां मिल पा रही है साहब? महंगाई से राहत अगर मिल जाए तो जनता बड़ी खुश हो जाए, ना तो केंद्र से मिल पा रही है और प्रदेश की सरकार जो लगातार सरचार्ज में इजाफा कर रही है उसकी वजह से भी परेशान है। साझा प्रयास करने होंगे शुभेंदु जी। हाँ। एक ऐसा है, पहल कौन करेगा फिर? हमारे पेट्रोल डीजल का जो भाव है, कच्चे बैरल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव तय होने के बाद वो मार्केट में आता है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर इस तरीके से कांग्रेस हमारे पे अगर इसका आरोप लगाती है तो ये इनकी बिल्कुल बेशर्मिगी की हद है शुभेंदु जी। आज इन्होंने उपभोक्ता को जो है इन्होंने शोषण कर रहे हैं, उपभोक्ता का झूठे वादे कर रहे हैं। इनके हर घोषणा पत्र में, हर बजट में ये इस तरीके के लोग लुभावन वादे करके और ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। प्रदेश की पूरी जनता देख रही है इस बात को। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि अभी नतीजे आने दीजिए, 10 तारीख का इंतजार कीजिए, उसके बाद से फिर से महंगे दाम बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के। मेघवाल साहब तो ये भी कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस अगर महाभारत का संजय बनकर घोषणा कर रही है, कांग्रेस अगर महाभारत का संजय बन के घोषणा कर रही है तो इनको कर लेने दीजिए। ये इनके ख्याली पुलाव है, इनको पकड़े दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज जो है एक स्तर पर तय होती है शुभेंदु जी। और ऐसे कोई ज्योतिषी की घोषणा नहीं हो सकती ज्योतिष की कि साहब इस टाइम पे ये दाम घटेंगे, इस टाइम पे ये बढ़ेंगे। हमने इस तरीके की राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चलिए जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। मेघवाल साहब जरा जल्दी से एक रिएक्शन, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार तो प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि महंगाई से आम जनता को राहत मिल पाए, लेकिन प्रदेश की सरकार नहीं होने दे रही है। जवाब दीजिए। हाँ मेघवाल साहब, मैंने दो चीजें आपको बताई। शुरुआत में भी मैंने कहा था कि करीबन 125वां दिन होगा कल तक या 10 तारीख तक। तो 125वें दिन में जिसमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड के भाव बढ़े और अभी $100 प्रति बैरल से ज्यादा के भाव है, लेकिन 10 मार्च तक ये भाव नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है या उनके नतीजे आने वाले हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने वो किया हुआ है। अब आप इस चीज को देखिए ना, यहाँ पर इनका झूठ या इनकी जो सफेद झूठ है वो पकड़ा इसलिए जाता है कि ये कहते हैं कि नहीं साहब इंटरनेशनल मार्केट। अरे भाई इंटरनेशनल मार्केट में जब घट रहे थे तब आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, तो आपने आम आदमी को तो तब लूटा। और उसके अलावा जितने भी आम आदमी को राहत देने की बातें थी, आप देखिए जो 3 साल पहले 80-90 रुपए लीटर जो आपका खाने का तेल था, सरसों का तेल था, वो तेल आज 200 के आसपास बिक रहा है। तो आप इस चीज को देखिए ना, पेट्रोल डीजल की बात देखिए। इंटरनेशनल मार्केट के नाम पर ये कह रहे हैं कि कंपनियां बढ़ाती है और सरकार पिछले 125 दिनों से पेट्रोल डीजल के भाव के ऊपर बैठी है, क्योंकि उसको ये डर है कि अगर हमने भाव बढ़ा दिए तो हम कहीं 5 राज्यों में चुनाव नहीं हार जाए। तो जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि केंद्र की सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के नाम पर करीबन 7 सालों में 27 से 28 करोड़ रुपए की जो आम जन से लूट करी है, उस लूट का हिसाब देना चाहिए। और राजस्थान सरकार या किसी भी राज्य सरकार के जो रेवेन्यू रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं या जो राजस्व प्राप्तियां होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, उसके बाद भी राज्य अगर अपने तरीके से अपने राज्य को या अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, बावजूद इसके कि हर बजट के अंदर राज्यों की जो केंद्रीय सहायता है वो लगातार ये सरकार घटा रही है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि पिछले बजट के भी अंदर करीबन 15,000 करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय सहायता कम की गई। इसी बजट में भी लगातार केंद्रीय सहायता कम की गई। तो यहाँ पर इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा कि आम उपभोक्ता को केंद्र सरकार लूट रही है, राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, जीएसटी पेटे उनको कोई फायदा नहीं दे रही है और जीएसटी के बाद में राज्यों की आय के अंदर जो कटौती हुई उस कटौती को कंपनसेट करने के लिए राज्यों को कोई नहीं दी और राज्य भी केंद्र की अनुमति के बिना केंद्रीय जो बैंक है या जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनसे लोन भी नहीं ले सकती। तो
अब राज्य किसके पास जाए? केंद्र आज बड़े भाई की भूमिका में अगर केंद्र राज्यों की सहायता नहीं करेगा तो राज्यों की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? राज्यों के पास कोई रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक तो है नहीं कि राज्य वहां से लोन लेकर अपने स्टेट का खर्चा चला लेंगे। जबकि 25 मतलब 7 सालों पिछला 13 से लेकर 18 साल का कार्यकाल था, उसके अंदर रिफाइनरी को मतलब वसुंधरा जी की सरकार ने रिफाइनरी को रोके रखा। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्रीय जो हमारी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा ईआरसीपी को देना चाहिए था, उस परियोजना को नहीं दिया गया। राजस्थान सरकार ने, देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि तालमेल में कमी है, तालमेल में कमी है। और अगर जनता के हित के बारे में सोचना है तो केंद्र और प्रदेश ये सब मिलकर के, दोनों सरकारें मिलकर के इसमें साथ काम करने की जरूरत है, तभी जनता के हित के लिए काम हो पाएगा। और इसके लिए प्रयास करने ना, हाँ राज्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पर समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जो सरचार्ज में इजाफे की बात यहाँ पर की जा रही है, सदन के भीतर तो ये मुद्दा उठा, लेकिन इस बड़ी बहस के भीतर भी ये मुद्दा बड़ी गर्मजोशी के साथ विपक्षी खेमे ने उठाया है। सरकार की तरफ से भी लगातार जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आम जनता को इससे राहत क्या मिलने जा रही है? क्या इसी तरीके से इजाफा आगे भी होगा? इस पर रोक कब लगेगी? बड़ा सवाल है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।